हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन आवाज आ रही है? कनेक्ट हो गए? हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन आवाज आ रही है? कनेक्ट हो गए? यस बोलो एक बार, जो भी है टाइप करो। यस बोलो एक बार, जो भी है टाइप करो। जय श्री कृष्णा। डबल वॉइस आ रही है, हो जाएगी सही। अब हो गई क्या? देखो सही वॉइस। हाँ, वॉइस क्लियर है मेरी। करें स्टार्ट? क्लियर है। ओके, देखो एक टॉपिक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा? अपन ने पढ़ा व्यवसाय के संगठन के प्रकार अलग अलग। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? निजी संगठन, सार्वजनिक संगठन और मिश्रित संगठन, दोनों जो मिलकर काम करते हैं। उनके अंदर अपन ने उनकी विशेषताएं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, इनके सबके बारे में पढ़ा। अब अपन आ रहे हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक अपना कौन सा है? सेकेंड टॉपिक है अपना प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी 11th-12th की बुक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका भी जो पीडीएफ है ये भी अपन को मिल जाएगा, एनसीईआरटी की बुक में है, तो वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। तो इसका भी पीडीएफ क्या करना, पढ़ना। जैसे व्यवसाय संगठन के भेजे ना, वैसे इसका भी मैं भेजूंगा, तो इसको भी पीडीएफ से प्रिपेयर करना। ठीक है, देखो प्रबंध के सिद्धांत जो है, सबसे पहले क्या होता है इसका मतलब, प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? तो प्रबंध के सिद्धांत सिंपल सा बताते हैं, ये बताते हैं आपको गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट। क्या बताते हैं? गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट। गाइडलाइन फॉर मैनेजमेंट मतलब ये आपको बताते हैं प्रबंध की मार्गदर्शिका। क्या बताते हैं? प्रबंध की मार्गदर्शिका, मतलब प्रबंध कैसे करना चाहिए, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये हमको पता चलता है किससे? प्रबंध के सिद्धांतों से पता चलता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से पता चलता है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ध्यान रखना, गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट होते हैं, प्रबंध की मार्गदर्शिका होते हैं। एमसीक्यूज का क्वेश्चन है और पूछ सकते हैं, प्रबंध की मार्गदर्शिका के रूप में किसको व्यक्त किया जाता है? ठीक है, प्रबंध की मार्गदर्शिका के रूप में। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रबंध की मार्गदर्शिका तो क्या होती है? प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, ये होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो है गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट है। जब भी अपन प्रबंध के सिद्धांत पढ़ते हैं तो इसमें दो लोगों के नाम है जो अपन को पढ़ने हैं। एक तो प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं किसने? हेनरी फेयोल ने। किसने दिए हैं? हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल। और एक जो प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं वो किसने दिए हैं? F.W. टेलर ने। किसने दिए? F.W. टेलर। याद रहेगा, एक तो कौन है? हेनरी फेयोल है, और एक कौन है? F.W. टेलर। हेनरी फेयोल जो है इसने आपको दिए हैं प्रबंध के सामान्य सिद्धांत। इसने आपको क्या दिए? इसने आपको दिए हैं प्रबंध के सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत मतलब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या दिए इसने आपको? सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और जो F.W. टेलर है इसने आपको दिए हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। इसने आपको क्या दिए? इसने आपको दिए हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, ये जो है ये क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।
याद रहेगा, कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो अपन को इनके बारे में क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक और चीज याद रखना, जो हेनरी फेयोल ने दिए हैं वो संपूर्ण संगठन के लिए जरूरी है। किसके लिए? संपूर्ण संगठन, पूरे बिजनेस में काम आते हैं, ये काम आते हैं होल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किससे रिलेटेड है? पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे करना है, होल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये जो है ये मेनली रिलेटेड है उत्पादन व श्रमिक से। किससे रिलेटेड है? उत्पादन और श्रमिक, ये रिलेटेड है उत्पादन व श्रमिक से रिलेटेड है, मतलब सिंपल सा प्रोडक्शन एंड वर्कर। क्लियर? ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको इनके बारे में क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। याद रहेगा क्या क्या? देखो एक बार वापस, प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? प्रबंध के सिद्धांत बताते हैं गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की मार्गदर्शिका बताते हैं। प्रबंध के सिद्धांत जब भी अपन पढ़ते हैं तो दो जनों के बारे में अलग अलग अपन को पढ़ना है। एक तो किसके बारे में पढ़ना है? हेनरी फेयोल के बारे में। एक अपन को पढ़ना है किसके बारे में? FW टेलर के बारे में पढ़ना है। हेनरी फेयोल जो है उसने सामान्य सिद्धांत दिए हैं, प्रबंध के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और FW टेलर जो है इसने आपको वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है। हेनरी फेयोल के जो सिद्धांत है वो पूरे संगठन पे लागू होते हैं, बिजनेस को किस तरीके से मैनेज किया जाए। और जो FW टेलर के हैं वो उत्पादन व श्रमिकों से संबंधित है, मेनली किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन और वर्कर से रिलेटेड है। हेनरी फेयोल ने आपको दिए हैं टोटल कितने? 14 सिद्धांत दिए हैं। हेनरी फेयोल ने कितने सिद्धांत दिए हैं? टोटल अपन को 14 सिद्धांत दिए हैं, मतलब इन्होंने दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और जो FW टेलर है, FW टेलर ने अपन को दिए हैं 4 सिद्धांत। सिद्धांत कितने दिए? 4, और 9 दी है तकनीकें। क्या दिए? तकनीक है, ध्यान रखना। 4 तो दिए हैं प्रिंसिपल्स और 9 दी है क्या? टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या दिए? टेक्निक्स। ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये जो 14 सिद्धांत हैं ये प्रबंध के सामान्य सिद्धांत हैं, और ये जो है किसके? FW टेलर ने जो दिया है वो दिया है आपको वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध के 4 तो हैं सिद्धांत और 9 क्या है? तकनीकें हैं। क्लियर? लिख लो इनको एक बार। लिख लो सारी चीजें। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्रबंध की मार्गदर्शिका कहलाते हैं। मार्गदर्शिका किस किस ने मार्गदर्शन दिया? 2 जनों ने, हेनरी फेयोल ने और FW टेलर ने दिया है। हेनरी फेयोल के बारे में याद रखना, हेनरी फेयोल ने क्या दिए हैं? सामान्य सिद्धांत दिए हैं जो पूरे संगठन से रिलेटेड है। और कितने सिद्धांत हैं? 14 सिद्धांत हैं। और FW टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध दिया है, ये उत्पादन व श्रमिकों से संबंधित है। और इसमें क्या है? 4 तो सिद्धांत हैं और 9 क्या है? तकनीकें हैं। ठीक है, अब आज की जो क्लास है इसमें अपन सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हेनरी फेयोल भाई साहब के बारे में डिस्कस करेंगे कि हेनरी फेयोल ने आपको कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी अपन कंपटीशन एग्जाम देते हैं कोई भी, तो कंपटीशन एग्जाम में आपको इनके इंट्रोडक्शन के ऊपर MCQs पूछते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आज क्या किया, इनको पहले से लिख दिया। इनको अभी नोट डाउन कर लेंगे अपन। समझना एक बार, हेनरी फेयोल जो था, हेनरी फेयोल के बारे में कौन कौन सी चीजें इन्होंने अपन को दी है जो अपनी NCERT की बुक में लिखी हुई है। सबसे पहले तो इसका जन्म कब हुआ हेनरी फेयोल का? 29 जुलाई 1841 में। याद रखना, हेनरी फेयोल का जन्म हुआ 29 जुलाई 1841 में। कहां पे हुआ? इस्तांबुल तुर्की में हुआ, जिसको टर्की बोलते हैं, टर्की या तुर्की। अब इसका नाम बदल के तुर्की हो गया, अब इसको तुर्की बोलते हैं। ठीक है, तो कहां पे जन्म हुआ? 29 जुलाई 1841 को इस्तांबुल में। इसकी मृत्यु कहां पे हुई? तो ये भगवान के पास चले गए 19 नवंबर 1925 में। कहां पे? पेरिस, फ्रांस में। यहां पे इनकी मृत्यु हुई। ये MCQs है जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। हेनरी फेयोल ने क्या किया? तो हेनरी फेयोल का जो पेशा था वो था खनन इंजीनियर का।
कैसा पेशा था? खनन इंजीनियर, मतलब ये कौन था? माइनिंग इंजीनियर था। ध्यान रखना, खनन इंजीनियर मतलब कौन होता है? माइनिंग इंजीनियर था। और क्या था? प्रबंध के सिद्धांतकार भी इसको बोलते हैं। प्रबंध के सिद्धांतकार मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए हैं? तो हेनरी फेयोल ने दिए हैं। अब एक चीज हेनरी फेयोल के बारे में बहुत अच्छी याद रखना, हेनरी फेयोल ने ऐसा क्या किया कि हम उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। समझना, हेनरी फेयोल जो था वो कौन था? एक इंजीनियर था, खनन इंजीनियर था। मैनेजमेंट से, बिजनेस से, कॉमर्स से हेनरी फेयोल का कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन हेनरी फेयोल ने क्या किया? 1860 में इसने सेंट एंटाइम माइनिंग अकादमी से स्नातक मतलब इंजीनियरिंग करी थी। ठीक है, याद रखना, कहां से इंजीनियरिंग करी? 1860 में सेंट एंटाइम माइनिंग अकादमी से इसने इंजीनियरिंग करी। फिर इसने क्या किया? एक कंपनी थी कोल व माइनिंग कंपनी। क्या नाम था कंपनी का? कोल व माइनिंग कंपनी। इस कंपनी को इसने एज एन इंजीनियर ज्वाइन कर लिया था। कब? 1860 में इसने जब इंजीनियरिंग करी तब इसने उस कंपनी को एज एन इंजीनियर ज्वाइन कर लिया। 1888 तक ये उस कंपनी में क्या बना रहा? इंजीनियर बना रहा। मतलब कितने साल? लगभग 28 साल। 28 साल इसने एज एन इंजीनियर काम किया कंपनी में। ठीक है, 28 सालों में क्या हुआ? ये जो कंपनी थी कोल व माइनिंग कंपनी, ये नुकसान में जाने लग गई। ये किसमें चली गई? लॉस में, और बिल्कुल बंद होने की स्थिति में आ गई। तो कंपनी का जो मालिक था, कहानी है मतलब है, कंपनी का जो मालिक था उसने क्या किया? इस हेनरी फेयोल को कंपनी का प्रबंध निदेशक बना दिया। उसने हेनरी फेयोल को क्या किया? कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। कब बनाया? 1888 में। 1888 में कोल व माइनिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक बने। और कब तक बने रहे? 1918 तक ये पद पर बने रहे। ठीक है, मतलब लगभग कितने साल? लगभग 30 इयर्स, 30 साल तक। समझना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हेनरी फेयोल की। हेनरी फेयोल ने क्या किया? माइनिंग इंजीनियरिंग करी, एज एन इंजीनियर इसने कंपनी में नौकरी करी। 28 साल इसने उस कंपनी में काम किया। 28 साल में वो कंपनी बंद होने की स्थिति में आ गई, तो इसको क्या किया? इसको कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया कि भाई आपकी कंपनी, आपने इतने साल काम किया, अब आप इस कंपनी को संभालो। और जो कंपनी का डायरेक्टर था वो चला गया और इसको प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। इसने क्या किया? 30 साल तक ये कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर रहा। और 30 साल बाद जब ये रिटायर्ड हुआ ना, 30 साल बाद जब ये अपने पद से रिटायर्ड हुआ, तो ये जो कंपनी थी ना, कोल व माइनिंग कंपनी, ये एक लीडिंग कंपनी बन गई। क्या बन गई? लीडिंग कंपनी, मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी बन गई, बहुत बड़ी कंपनी बन गई। तो इसलिए अपन पढ़ते हैं कि भाई इसने ऐसा किया क्या? हेनरी फेयोल ने ऐसा क्या किया कि ये जो कंपनी है जो बंद होने वाली थी, वो 30 सालों के अंदर इतनी शानदार कंपनी बन गई। तो हेनरी फेयोल ने क्या किया था? कुछ नहीं किया। हेनरी फेयोल ने अपने 14 क्या बनाए थे? सिद्धांत बनाए थे, 14 प्रिंसिपल्स बनाए। और इसने इन प्रिंसिपल्स को अपनी कंपनी में क्या कर दिया? लागू कर दिया। इसने कहा अब मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं जो बोल रहा हूं वो होगा। तो इसने क्या किया? 14 सिद्धांत बनाए और सिद्धांत बना के इसने कंपनी में लागू कर दिया। 30 साल तक इसने उन्हीं सिद्धांतों को क्या किया? फॉलो किया। लास्ट में जब ये रिटायर्ड हुआ 1918 में, तब वो कंपनी एक टॉप लीडिंग कंपनी बन गई। अब अपन को ये पढ़ना है कि इसने ऐसा क्या किया, कौन से सिद्धांत बनाए। ठीक है, इसके अलावा इन चीजों के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। एक तो लेखन, इसने क्या लिखा? ठीक है, तो इसने एक बुक लिखी थी, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली के एक्ट जेनरली, बुक का नाम है। ठीक है, ये ऐसा हरकुत हरकुत इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये फ्रेंच है, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते थे, इंग्लिश में लिखी हुई नहीं है, हिंदी में लिखी हुई नहीं है, फ्रेंच में लिखी हुई है, तो यही नाम है, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली के एक्ट जेनरली। कब लिखी इसने ये बुक? 1917 में, 1917 में इसने ये बुक लिखी। बाद में ये तो 1925 में भगवान के पास चला गया। बाद में क्या हुआ? अंग्रेजी अनुवाद हुआ इसका। अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से हुआ? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से। ये जो बुक है उसको इंग्लिश में लिखा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कब हुई? 1949 में इस किताब को क्या किया? पब्लिश किया। ठीक है, एक और चीज याद रखना, प्रबंध के जनक या पिता, फादर ऑफ मैनेजमेंट। फादर ऑफ मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? हेनरी फेयोल को बोलते हैं। इसके अलावा प्रबंध के कार्य या प्रक्रिया का परिचय, हु इंट्रोड्यूस्ड फंक्शंस और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य व प्रक्रिया का परिचय भी किसने दिया? हेनरी फेयोल ने। तो ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं जो आपको क्या करते हैं? पूछते हैं। ठीक है, क्या पूछेंगे? प्रबंध के जनक या प्रबंध के पिता कौन होते हैं? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ
मैनेजमेंट, हु इंट्रोड्यूस्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, किसने प्रबंध के सिद्धांत दिए, किसने प्रबंध के कार्य बताए, ये चीजें भी आपको पूछते हैं। क्लियर? कौन सी बुक लिखी, बुक का नाम दे देंगे, ये बुक किसने लिखी, फिलिंग द बैंक्स में दे देंगे कि इन किताबों के बारे में बताइए या सही क्रम में इनको मिलाइए, ईयर्स वगैरह में चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, कर लो इसको नोट डाउन फटाफट, चीजें ये लिख लो, हेनरी फेयोल के बारे में इंपॉर्टेंट है सब चीजें। लिख लो सारी चीजें। जन्म हुआ 29 जुलाई 1841 इस्तांबुल तुर्की। मृत्यु हुई 19 नवंबर 1925 पेरिस फ्रांस में। कौन था ये? तो पेशा था इसका खनन इंजीनियर और प्रबंध के सिद्धांतकार थे। खनन इंजीनियर और प्रबंध के सिद्धांतकार। शिक्षा पढ़ाई क्या करी? 1860 में इंजीनियर बन गए ये। 1841 में जन्म हुआ, 1860 में इंजीनियर बन गए। वाह, 19 साल की उम्र में इंजीनियर, इतनी जल्दी है? 19 साल की उम्र में इंजीनियर। हाँ, पहले 10वीं तक पढ़ते होंगे, ज्यादा पढ़ते ही नहीं होंगे, कॉलेज हो जाता होगा। तब की बात 1841 में, तो अब क्या पढ़ते थे। फिर 1888 में कोल व माइनिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक बने। 1918 तक पद पे रहे, 30 साल तक। लेखन एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली के एक्ट जेनरेली, 1917 में ये पुस्तक लिखी। और अंग्रेजी अनुवाद उसका हुआ 1949 में, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उनको बोलते हैं प्रबंध के जनक या पिता, फादर ऑफ मैनेजमेंट। वो प्रबंध के कार्य या प्रक्रिया का परिचय भी इन्होंने ही दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसके 14 ही सिद्धांतों में एक एक सिद्धांत को समझेंगे और पढ़ेंगे। कर लो नोट डाउन आराम से। लिखा? ऑनलाइन क्लास वालों ने लिखा? ये चल रहा है। डन, ओके, लिख लिया। अब देखो, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, हेनरी फेयोल ने जो 14 सिद्धांत अपन को दिए, उन 14 सिद्धांत के बारे में अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
2 से 3 क्वेश्चंस ये जो प्रबंध के सिद्धांत वाला टॉपिक है इसके ऊपर आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो इनको आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। देखो, हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत, लगाओ हेडिंग, लिखो हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत। हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत, 14 प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। ठीक है, ऐसा क्या किया इसने कि इसने क्या किया, एक बंद होने वाली कंपनी को टॉप लीडिंग कंपनी बना दिया। उसमें पहला सिद्धांत था, लिखो कार्य विभाजन का सिद्धांत। फर्स्ट लिखो कार्य विभाजन का सिद्धांत, इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख देना नाम, हेडिंग तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी पढ़ रहा है दोनों में लिखना। लिखा कार्य विभाजन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, समझना, देखो पहला सिद्धांत क्या कहता है, कार्य विभाजन का सिद्धांत ये कह रहा है कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दो। ठीक है, और किसके हिसाब से बांटना है, अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब विशेषता या विशेषज्ञता के अनुसार। जो पर्सन जिस काम में परफेक्ट हो उसको हमेशा क्या करना चाहिए, वो ही काम आपको देना चाहिए। क्या कहता है, सिंपल सा ये कहता है कार्य विभाजन का सिद्धांत, कार्य को छोटे छोटे भागों में, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना है। किसके अनुसार, भागों में बांटना है विशेषज्ञता के अनुसार, विशेषज्ञता के अनुसार। लिखो कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना है विशेषज्ञता के अनुसार। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, डिवाइड वर्क इनटू स्मॉल पार्ट्स अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। डिवाइड वर्क इन स्मॉल पार्ट्स अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लो स्कूल में कॉमर्स पढ़ानी है, तो कॉमर्स पढ़ाने के लिए क्या होते हैं, 3 टीचर अलग अलग अपॉइंट होते हैं। एक टीचर कौन होगा, जो अकाउंट्स में परफेक्ट है वो अकाउंट्स पढ़ाता है, जो इकोनॉमिक्स में परफेक्ट है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, जो बिजनेस में परफेक्ट होता है वो क्या करता है, बिजनेस पढ़ाता है। मतलब क्या किया, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा। और हमेशा जब भी आप कार्य बांटोगे तो किसके हिसाब से बांटोगे, विशेषज्ञता। विशेषज्ञता मतलब जो पर्सन जिस काम में परफेक्ट होता है उसको वो ही काम देना चाहिए। ठीक है, मतलब जो जिस चीज का विशेषज्ञ है, जो जिस चीज में स्पेशलाइजेशन रखता है उसको हमेशा क्या करो, वही काम दो। फॉर एग्जाम्पल जो हिसाब किताब अच्छा करता है उसको मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लगाऊंगा। ठीक है, जो मार्केटिंग का काम अच्छा करता है, जो बोलने में अच्छा है, उसको मैं मार्केटिंग में लगाऊंगा। जिसने इंजीनियरिंग वगैरह की हुई है उसको मैं उत्पादन में या प्रोडक्शन में लगाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, वर्क्स को छोटे छोटे पार्ट में बांट रहा हूं। किसके हिसाब से, विशेषज्ञता या स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। तो पहला सिद्धांत है कौन सा, कार्य विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या है, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। लिखो सेकंड, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अधिकार जो होता है ना, अधिकार, अधिकार का मतलब क्या होता है, अधिकार का मतलब होता है सिंपल सा पावर्स या फिर शक्तियां होती है, पावर्स या शक्तियां। और उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व, इसका होता है सिंपल सा जिम्मेदारी। क्या होता है, जिम्मेदारी। ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीइंग ऑब्लाइज्ड, बीइंग ऑब्लाइज्ड। ये जो सिद्धांत है क्या कहता है, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ये कह रहा है दोनों साथ साथ चलने
चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, साथ साथ चलने चाहिए, मस्ट गो टुगेदर। ठीक है, समझना, देखो क्या होता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये कह रहा है अधिकार और उत्तरदायित्व हमेशा क्या होने चाहिए, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। साथ साथ चलना मतलब ये, अगर आप किसी व्यक्ति को कोई उत्तरदायित्व देते हो, अगर आप किसी पर्सन को क्या कर रहे हो, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी देते हो, तो उसको पूरा करने के लिए उसको क्या करो, अधिकार या पावर्स भी दो। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी देते हो तो जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसको क्या देने चाहिए, अधिकार भी देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक क्लास पढ़ाने के लिए दे दी कि मिलन सर ये क्लास में है, 30 बच्चे बैठे हुए हैं, ये क्लास आपको पढ़ानी है। अब मुझको उसके साथ साथ ये अथॉरिटी भी दी है कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, पनिशमेंट दे सकते हो, आप उसको क्लास से बाहर निकाल सकते हो, तो ही तो मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगा। मेरे को ये बोल दिया कि सर आपको ये क्लास पढ़ानी है, लेकिन मेरे को पावर्स कुछ भी नहीं दिया, आप किसी भी बच्चे को कुछ भी बोलोगे नहीं, बस आप पढ़ाओ, तो मैं पढ़ा पाऊंगा क्या, नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्यों, सिंपल चीज है कि क्या होने चाहिए, अधिकार और उत्तरदायित्व हमेशा क्या चलने चाहिए, साथ साथ चलने चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई उत्तरदायित्व देते हो, कोई जिम्मेदारी देते हो, तो उसको पूरा करने के लिए उसको क्या दो, कुछ अधिकार भी दो। ठीक है, बाकी वो अपने काम को पूरा कर ही नहीं पाएगा। और एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी से तुमको बोला है कि भाई यहाँ पे जाके कच्चा माल खरीद के ले आओ, रॉ मटेरियल खरीद के लाओ, लेकिन उन्होंने बोल दिया इसी दुकान पे जाना, ऐसे ही जाना, इतने में खरीद के लाना, तो आप बोलोगे इससे अच्छा तो आप ही कर दो, सब आप ही बता रहे हो। तो ठीक है भाई, सिंपल चीज है, तुमने क्या किया, उत्तरदायित्व तो दे रहे हो, अधिकार तो दे ही नहीं रहे हो, तो हम काम करेंगे कैसे। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो टुगेदर, साथ साथ चलने चाहिए। ठीक है, लिख लो इसके अंदर लाइन एक, देखो यदि आप किसी व्यक्ति को उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी देते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी देते हैं, तो उसे पूरा करने के लिए कुछ अधिकार भी अवश्य दिए जाने चाहिए। तो उसे पूरा करने के लिए कुछ अधिकार भी अवश्य दिए जाने चाहिए। दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, साथ साथ चलने चाहिए। क्लियर है, एक एक सिद्धांत के बारे में अच्छे से याद रखना, कौन सा प्रिंसिपल क्या कहता है, कौन सी चीज क्या बताती है। ठीक है, फिर आता है तीसरा, लिखो थर्ड आता है अनुशासन का सिद्धांत। थर्ड पॉइंट लिखो, अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का सिद्धांत होता है सिंपल सा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की स्पेलिंग सही लिखना, DISCIPLIN होता है। आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, PLANE करके प्लेन उड़ा देते हैं। ठीक है, तो प्लेन नहीं होता है, क्या होता है, प्लेन होता है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब DAISCIPLIN, अनुशासन का सिद्धांत। सिंपल सा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, क्या कह रहा है ये, नियमों की पालना, नियमों की पालना होनी ही चाहिए, नियमों की पालना होनी ही चाहिए। और क्या होना चाहिए, सजा का प्रावधान, सजा का प्रावधान होना चाहिए। लिखो, अनुशासन का सिद्धांत क्या कहता है, अनुशासन का सिद्धांत कहता है नियमों की पालना अवश्य होनी चाहिए। अगर कोई नियम फॉलो नहीं करता है तो उसको क्या देनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। संस्था अगर चलेगी, बिजनेस चलेगा, तो उसमें क्या होना जरूरी है, डिसिप्लिन का होना जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना जरूरी है। ठीक है, फिर आदेश की एकता का सिद्धांत लिखो, फोर्थ, आदेश की एकता का सिद्धांत, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आदेश की एकता का सिद्धांत, इंग्लिश में भी लिखना, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, ये क्या होता है,
एक ही व्यक्ति द्वारा, एक ही व्यक्ति या अधिकारी द्वारा, एक ही व्यक्ति या अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए। लिखो, एक ही व्यक्ति या अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी वन बॉस हु गिव्स इंस्ट्रक्शंस। क्या होना चाहिए? एक ही व्यक्ति द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। समझ में आ गया क्या कह रहा है? आदेश की एकता। मान लो एक ही काम को करने के लिए एक मैनेजर कह रहा है कि नहीं ये करो, दूसरा मैनेजर कह रहा है नहीं ये मत करो ये करो, तीसरा कह रहा है ये मत करो ये करो, तो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहेगा सर किसकी बात मानूं किसकी बात नहीं मानूं, तो कंफ्यूज होते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? आदेश की एकता को हमेशा फॉलो करना है। आदेश की एकता मतलब एक ही व्यक्ति या अधिकारी द्वारा क्या दिए जाने चाहिए? आदेश या निर्देश दिए जाने चाहिए। एक से ज्यादा देंगे तो एम्प्लॉय क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं कि भाई किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने। फिर लिखो निर्देश की एकता का सिद्धांत। पांचवा लिखो निर्देश की एकता का सिद्धांत। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये क्या होता है? लिखो सभी कर्मचारी एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने चाहिए। सभी कर्मचारी एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने चाहिए। एवरीवन शुड डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सेम ऑब्जेक्टिव। एवरीवन शुड डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सेम ऑब्जेक्टिव। सभी कर्मचारी एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने चाहिए। समझ में आया क्या कह रहा है? निर्देश की एकता मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें 30 कर्मचारी काम करते हैं, एक का उद्देश्य कुछ और है, दूसरे का उद्देश्य कुछ और है, तीसरे का उद्देश्य कुछ और है, तो संस्था का उद्देश्य कभी पूरा होगा क्या? होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब जने अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कम से कम डायरेक्शन तो एक होना चाहिए। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे पास अगर 7 बच्चे हैं तो सातों के सातों बच्चे क्या हो जाए? फर्स्ट ग्रेड क्लियर हो जाए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो वही सोच रहे हैं कि बस हमारे तो एग्जाम अच्छा हो जाना चाहिए, सिर्फ एक बार एग्जाम देना है, लगे नहीं लगे देखेंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा। क्या होना चाहिए? भाई करना है तो अचीव करना ही है, और सबका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। निर्देश की एकता का सिद्धांत। ठीक है, याद रखना। कितने सिद्धांत पढ़े अभी तक अपन ने? पहला कौन सा? कार्य विभाजन का सिद्धांत। ये कह रहा है कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटो, लेकिन किसके हिसाब से? विशेषज्ञता। विशेषज्ञता मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति जिस काम में निपुण हो उसको वही कार्य दो। ठीक, द पर्सन हु इज परफेक्ट इन पर्टिकुलर वर्क शुड बी गिवन दैट वर्क। ठीक है। दूसरा क्या होता है? अधिकार एवं उत्तरदायित्व क्या चलने चाहिए? साथ साथ चलने चाहिए। अगर आप किसी को कोई उत्तरदायित्व दे रहे हो तो उसको पूरा करने के लिए क्या करो? अधिकार भी दो, ताकि वो काम को अच्छे से करे। अनुशासन का सिद्धांत क्या कह रहा है? अनुशासन को फॉलो करना जरूरी है। रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने ही चाहिए संस्था में। नहीं मानेगा तो क्या करो? सजा दो, उसको दंड दो। फिर आदेश की एकता का सिद्धांत क्या होता है? एक ही व्यक्ति होना चाहिए जो आदेश देगा। एक से ज्यादा आदेश देंगे तो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। निर्देश की एकता मतलब सब एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ चलने चाहिए। सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। क्या होता है? सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। इंग्लिश में होता है ये सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट
टू जनरल इंटरेस्ट, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण लिखा। इसके अंदर लिखो एक चीज इतनी सी, संस्था का उद्देश्य सदैव प्राथमिक, संस्था का उद्देश्य सदैव प्राथमिक, निजी उद्देश्य द्वितीयक, निजी उद्देश्य द्वितीयक, इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट लेटर लिखा। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण लिखो। इसके अंदर संस्था का उद्देश्य सदैव प्राथमिक, संस्था का उद्देश्य सदैव प्राथमिक और निजी उद्देश्य क्या होगा, हमेशा द्वितीयक होगा। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण लिखा। संस्था का उद्देश्य सदैव प्राथमिक, निजी उद्देश्य द्वितीयक। ठीक है, देखो ये वाला क्या कहता है सिद्धांत, ये कह रहा है कोई भी डिसीजन अगर लेना हो तो हमको सबसे पहले संस्था के उद्देश्य के बारे में सोचना है। मतलब सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होना चाहिए। हमारा फायदा क्या होगा, बाद में होगा। पहला फायदा किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन का या संस्था का फायदा होगा। हमको क्या करना है, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का क्या करना है, समर्पण करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मुझको बोला संस्था से कि आप एक काम करो, बाजार में जाके 100 किलो गेहूं खरीद के लाओ। मेरे को क्या बोला, 100 किलो गेहूं खरीद के लाओ। अब गेहूं बेचने वाले दो जने, एक तो है मेरा दोस्त, एक कौन है, मेरा दोस्त है, और एक कोई और व्यापारी है। ठीक है, कोई दूसरा है, कोई अन्य व्यापारी है। मेरा दोस्त जो है वो गेहूं दे रहा है 15 रुपए किलो। कितने में दे रहा है, 15 रुपए किलो। और कोई दूसरा है वो गेहूं दे रहा है कितने रुपए में, 12 रुपए किलो में। अब बताओ मेरे को किससे खरीदना चाहिए, हाँ दूसरे से खरीदना चाहिए। लेकिन मैं किससे खरीद रहा हूं भाई, अपनी यारी दोस्ती पहले, कंपनी में तो होता रहेगा काम, मतलब मैं किसके ले रहा हूं, पर्सनल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मेरे को कभी भी निर्णय लेना पड़े तो मेरे को हमेशा क्या करना है, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का क्या करना है, समर्पण करना है। संस्था का उद्देश्य सदैव क्या होगा, प्राथमिक होगा, और निजी उद्देश्य हमेशा क्या होगा, द्वितीयक होगा। ठीक है, मतलब अगर मेरे को खरीदना है तो मैं इससे नहीं लेके ये सोचूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा किससे, तो मैं किससे लूंगा, इससे लूंगा। ठीक है, फिर देखो कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत समझना। पारिश्रमिक का सिद्धांत लिखो इसको, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, इंग्लिश में होता है ये प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन लिखो। इसके अंदर पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, न ज्यादा न कम, पर्याप्त होना चाहिए, न ज्यादा न कम। ठीक है, इंग्लिश में लिख दो, शुड बी एडिक्वेट, should be adequate, not more, not less, should be adequate, पर्याप्त होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। क्या समझ में आता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक का क्या मतलब है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जितना वेतन दे रहे हैं हम अपने कर्मचारियों को, जब भी आप वेतन देते हो तो वेतन क्या होना चाहिए, हमेशा पर्याप्त होना चाहिए। पर्याप्त मतलब जो जरूरी है उतना होना चाहिए, न तो क्या होना चाहिए, ज्यादा, और नहीं क्या होना चाहिए, कम। अगर आप किसी भी व्यक्ति को ज्यादा वेतन देते हो, जितना देना चाहिए उससे ज्यादा, तो ये संस्थान का लॉस है। किसका लॉस है, संस्थान का। और अगर आप किसी व्यक्ति को कम देते हो तो उससे वो असंतुष्ट होकर काम करेगा।
जैसे मान लो सब जने 20,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं और आप किसी एम्प्लॉय को 30,000 दे रहे हो, तो आपका ही नुकसान है 10,000 रुपए। सब जने 20 दे रहे हैं, तुम 10-30 दे रहे हो, तो आपका नुकसान। और फायदा अगर है तो फायदा क्या, अगर हम किसी को कम दे रहे हैं, अगर कर्मचारी को कम दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, असंतुष्ट होकर काम करेगा। वो कहेगा सब जने तो 20 दे रहे हैं ना, आप 15 ही देते हो, हमारे काम नहीं करना। आई जी समझ में? तो क्या होता है, पर्याप्त होना चाहिए क्या, पारिश्रमिक, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक एक सिद्धांत याद रखना, कौन सा सिद्धांत क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी चीजें। ठीक है, फिर आता है कौन सा, केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। लिखो, केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण क्या होता है, अधिकारों का एक ही व्यक्ति के पास होना। और विकेंद्रीकरण मतलब होता है अधिकारों को बांट देना, अधिकारों को बांट देना, ब्रैकेट में लिख देना आगे, दोनों ही आवश्यक होते हैं। लिखो, केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण मतलब होता है अधिकारों का एक ही व्यक्ति के पास होना, विकेंद्रीकरण मतलब होता है अधिकारों को बांट देना, और दोनों ही क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ये भी लिखना, दोनों ही आवश्यक होते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या समझ में आया इससे बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बोथ नेसेसरी, दोनों ही जरूरी होते हैं। ठीक है, समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी बच्चे को छुट्टी चाहिए एक स्कूल में, अगर एक स्कूल में किसी भी स्टूडेंट है, उसको हाफ डे में जाना है घर, तो वो किससे परमिशन लेगा, क्लास टीचर से, जो उसका क्लास टीचर होगा। अगर टीचर को हाफ डे में जाना है तो वो किससे परमिशन लेगा, प्रिंसिपल सर से परमिशन लेगा। क्या कह रहा है पता है, इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल सर ने टीचर्स को छुट्टी देने का जो पावर है उसको तो किया है केंद्रीकृत, और बच्चों के छुट्टी देने के पावर को क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण। समझ में आया? प्रिंसिपल सर ने अधिकारों को एक ही व्यक्ति के पास होना, मतलब अगर किसी भी टीचर को छुट्टी चाहिए तो प्रिंसिपल ने बोला कि वो अधिकार किसका, मेरा है, मेरे से पूछे बिना कोई भी टीचर छुट्टी पे नहीं जाएगा। लेकिन अगर बच्चों को छुट्टी है तो प्रिंसिपल ने बोला कि मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी क्लास टीचर हो उसको पूछो। मतलब उन्होंने इस पावर को क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण कर दिया। इसका क्या कर दिया उन्होंने, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। अब ये कह रहा है कि एक संस्था में क्या जरूरी है, दोनों ही जरूरी है। दोनों जरूरी क्यों है, एक ही व्यक्ति सारे काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल सर सोचे कि पीटीआई भी मैं ही, स्पोर्ट्स भी मैं ही ऑर्गेनाइज कराऊंगा, कल्चरल होगा तो बच्चों को नाच गाना भी क्या करूंगा, मैं ही सिखा दूंगा, प्रोग्राम भी मैं ही ऑर्गेनाइज करवा दूंगा। तो ऐसा होता है क्या, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। हाँ, फर्स्ट ग्रेड टीचर बनोगे तो वो भी सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्कूल हैं जहाँ पे क्या होते हैं, टीचर्स नहीं होते, आपको अपॉइंट कर देंगे, आपको प्रिंसिपल का कार्यभार भी दे देंगे कि आप चलाओ आपकी स्कूल, आप जानो। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, दोनों होना चाहिए। तो प्रिंसिपल सर क्या करते हैं, पीटीआई जी को बोलते हैं कि हमको स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराने हैं, तो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कौन कराओगे, आप कराओगे। समझ में आया? मतलब प्रिंसिपल सर ने क्या किया, विकेंद्रीकरण किया, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराने का काम। और प्रिंसिपल सर ने बोला कि डिसिप्लिन वगैरह कोई भी कुछ भी गलत काम करता है तो मेरे पास लेके आना, मैं देखता हूँ।
तो उन्होंने क्या किया, केंद्रीकरण भी किया। आया समझ में? तो ये जो सिद्धांत है ये क्या कह रहा है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों ही क्या हो रहे हैं, आवश्यक होते हैं। अधिकारों का अपने पास रखने भी जरूरी है और बांटना भी जरूरी है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से आपको अपने पास रखने हैं और कौन कौन से अधिकार आपको क्या करने हैं, बांटने हैं, लेकिन दोनों ही चीजें जरूरी है। ठीक है, सिर्फ केंद्रीकरण भी सही नहीं होता, ध्यान रखना, सिर्फ विकेंद्रीकरण भी सही नहीं होता। मैं चाहूं सारी चीजें बांट दूंगी, अब ये करते रहेंगे, वाह, ऐसा भी नहीं होता। और मैं यूं भी नहीं कर सकता कि नहीं हर चीज मुझसे पूछ के करो, दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? कितने प्रिंसिपल हुए, 8 ही हुए अभी, कितने टोटल, 14 है। ठीक है, हाल और पढ़ने हैं। कार्य विभाजन का सिद्धांत, कार्य को बांट दो, अधिकार एवं उत्तरदायित्व मतलब दोनों होने चाहिए और क्या करने चाहिए, साथ साथ चलने चाहिए। अनुशासन होना जरूरी है, एक ही व्यक्ति होना चाहिए जो आदेश देगा, आदेश की एकता, निर्देश की एकता मतलब क्या होना चाहिए, एक ही उद्देश्य में डायरेक्शन सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सामूहिक हित के स्थान पे व्यक्तिगत हित होना चाहिए, मतलब पहले सोचो संस्था के बारे में, बाद में सोचो खुद के बारे में। पारिश्रमिक क्या होना चाहिए, हाँ, उपयुक्त होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों का संस्था में होना क्या है, जरूरी है। ठीक, समझदार था हेनरी फेवल के नहीं था? अरे हेनरी फेवल समझदार था कि नहीं था? समझदार था, तभी तो उसने ये लगे इतने अच्छे प्रिंसिपल बनाए। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था लेकिन कॉमर्स वालों को पढ़ा रहे हैं अपन ये चीजें। ठीक है, फिर लिखो 9th, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, इंग्लिश में लिखो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये एक और गलती है जो बच्चे करते हैं, ध्यान रखना। प्रिंसिपल की स्पेलिंग PLE मतलब होता है सिद्धांत और PAL मतलब होता है अपने प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, वो प्रिंसिपल होता है PAL, ये प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। सोपान श्रृंखला का सिद्धांत क्या होता है, लिखो इसके अंदर, अधिकारों की श्रृंखला को, अधिकारों की श्रृंखला को या श्रृंखला का पालन करना आवश्यक होता है। लिखो ये क्या कहता है, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, अधिकारों की श्रृंखला का पालन करना आवश्यक होता है। इंग्लिश में लाइन ऑफ अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी फॉलोड। अधिकारों की श्रृंखला का पालन करना क्या होता है, आवश्यक होता है। अधिकारों की श्रृंखला कैसी होती है, फॉर एग्जाम्पल ABCD EF और G। फॉर एग्जाम्पल देखना, मान लो इस A को इस E से कुछ बात करनी है, A को किससे बात करनी है, E से, तो वो किससे बात करेगा, A बोलेगा B को, B बोलेगा C को, फिर D को, और फिर कहां से बात जाएगी, E। मतलब A डायरेक्ट E से बात नहीं कर सकता, ये क्या करेंगे, इस श्रृंखला में ही चलेंगे। मान लो G को D से बात करनी है तो G पहले बोलेगा F को, वो बोलेगा E को, और वो बोलेगा किसको, D को। एक श्रृंखला होती है जिसको फॉलो करना क्या होता है, जरूरी होता है। एक संस्था में कोई भी किसी से किसी भी तरीके की बात नहीं करना चाहिए। आप हमेशा किसको फॉलो करोगे, अधिकारों की श्रृंखला को, लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करोगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है, क्या आती है, अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो उसमें डायरेक्ट भी बात करना अलाउड होता है। इमरजेंसी में डायरेक्ट बात करना अलाउ होता है और इसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। क्या बोला जाता है, गैंग प्लैंक। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या होता है, ये एक ही होता है, ध्यान रखना। इमरजेंसी में अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। लिखवा दूंगा मैं अभी, गैंग प्लैंक। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल सुनना, मान लो स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है क्लास में, तो स्टूडेंट किसको बोलेगा, क्लास मॉनिटर को। मॉनिटर से अगर सॉल्व नहीं होती है तो मॉनिटर बोलेगा क्लास टीचर को।
क्लास टीचर से सॉल्व नहीं होती तो वो बोलेगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सॉल्व नहीं होती तो वो बोलेगा वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल बोलेंगे किसको, प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल सर से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो किसको बोलोगे, डायरेक्टर सर को, स्कूल के संचालक जो भी है, जिन्होंने स्कूल के मालिक है उनको बोलेंगे। मतलब क्या होता है, एक अधिकारों की श्रृंखला है, उसको फॉलो करना जरूरी है। लेकिन कुछ इमरजेंसी आ गई तो इमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं, इस अधिकारों की श्रृंखला को तोड़ भी सकते हैं, और ये जो इमरजेंसी है इसको क्या बोला जाता है, गैंग प्लैंक बोला जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लो फैक्ट्री में काम चलता है और फैक्ट्री में क्या हो गई, रात को आग लग गई, ठीक है, आग लग गई मतलब फैक्ट्री जल रही है, तो अब क्या होना चाहिए, जरूरी है कि कोई भी मजदूर दौड़ता हुआ जाए और मालिक के घर की घंटी बजा के बोले कि साहब आग लग गई, आग लग गई, कुछ करो। अब अगर वो लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हाँ, अगर वो उसके अधिकारी को बोलेगा आग लग गई, अच्छा ठीक है, वो उसके अधिकारी को बोलेगा आग लग गई, वो उसके अधिकारी को बोलेगा आग लग गई, तब तक तो सब जल जाएगा। तो जरूरी होता है कि हम क्या करें, अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो हम किसको करें, इसको गैंग प्लैंक को फॉलो करें, याद रहेगा। और 11वीं 12वीं में ध्यान रखना, जो 11 12 की बुक है उसमें ये जो गैंग प्लैंक होता है ये हमेशा समान स्तर पे होता है। गैंग प्लैंक किस पे होता है, हमेशा समान स्तर पे होता है। समान स्तर मतलब ये हुआ कि बी एफ से बात कर सकता है, ए जी से बात कर सकता है, सी ई से बात कर सकता है, ऐसा नहीं होगा कि ए ई से बात करेगा, ठीक है, ये इससे बात नहीं करेगा, ये क्या होगा, समान स्तर पे, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा। तो गैंग प्लैंक हमेशा किस पे होता है, समान स्तर पे होता है, याद रहेगा। लिख दो इसको, लिखो इसके अंदर, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों की श्रृंखला को, अधिकारों की श्रृंखला का सदैव पालन किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों की श्रृंखला का सदैव पालन किया जाना चाहिए, सदैव पालन किया जाना चाहिए, अधिकारों की श्रृंखला का सदैव पालन किया जाना चाहिए। फिर लिखो उदाहरण, उदाहरण करके ये बना दो, ऐसे ये याद रहेगा, ऐसे बना दो, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी, किया, ठीक है। फिर लिखो उदाहरण, यदि ए को ई से, यदि ए को ई से संपर्क करना है, यदि ए को ई से संपर्क करना है, ए को ई से संपर्क करना है, तो वह ए बी सी डी ई ऐसे ही संपर्क करेगा या श्रृंखला से चलेगा, तो वह ए बी सी डी ई श्रृंखला से चलेगा। लिखा। फिर लिखो, किसी विशेष परिस्थिति में, पैराग्राफ बदल के लिखना, किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति में सोपान श्रृंखला को नकारा भी जा सकता है, किसी विशेष परिस्थिति में सोपान श्रृंखला को नकारा भी जा सकता है, सोपान श्रृंखला को नकारा भी जा सकता है, जिसे गैंग प्लैंक कहते हैं, जिसे गैंग प्लैंक कहते हैं। लिखा। और एक और लाइन लिखो, यह सदैव समान स्तर पर होता है, यह सदैव समान स्तर पर होता है, इट इज ऑलवेज एट सेम लेवल।
यह सदैव समान स्तर पर होता है। क्लियर है? तो बहुत अच्छा सा प्रिंसिपल है, कौन सा? सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। ठीक है, अब लिखो 10वां, ज्यादा नहीं है ये, आज करेंगे, बाकी के कल करेंगे, 14 तो आज कर ही लेंगे। लिखो व्यवस्था का सिद्धांत, इंग्लिश में होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगला लिखो व्यवस्था का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये सिंपल सा कहता है, लिखो प्रत्येक व्यक्ति व वस्तु का निश्चित स्थान होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति व वस्तु का, प्रत्येक व्यक्ति व वस्तु का निश्चित स्थान होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति व वस्तु का निश्चित स्थान होना चाहिए। लिखा एवरी पर्सन एंड थिंग मस्ट हैव फिक्स प्लेस। एवरी पर्सन, ज्यादा इसमें कुछ बहुत बड़ी समझने की बात है नहीं है। एवरी पर्सन एंड थिंग, क्या समझ में आया बताओ इससे? एवरी पर्सन एंड थिंग मस्ट हैव फिक्स प्लेस। बताओ क्या मतलब हुआ इससे? प्रत्येक व्यक्ति व वस्तु का निश्चित स्थान होना चाहिए, हर एक चीज फिक्स जगह पे रखनी चाहिए, हर एक इंसान एक ही जगह पे क्या होना चाहिए? बैठना चाहिए। सिंपल सा, मान लो कि स्कूल है, एक दिन 11th क्लास बैठी है रूम नंबर 13 में, एक दिन उनको भेज दिया सेकंड फ्लोर पे, एक दिन उनको भेज दिया नीचे जाओ ग्राउंड फ्लोर पे, तो रोज बच्चे सुबह आके क्या करेंगे? स्कूल में दौड़ना शुरू कर देंगे कि आज कहाँ बैठना, आज कहाँ बैठना, आज कहाँ बैठना। तो हर एक की क्लास क्या है? फिक्स है। प्रिंसिपल सर कहाँ बैठेंगे वो भी क्या है? फिक्स है। स्टाफ रूम का होगा वो भी क्या है? फिक्स है। ऐसे ही चीजों की भी जगह फिक्स होनी चाहिए। ये अकाउंट्स की फाइल इस जगह रखी जाएगी, ठीक है, ये बिल जो है वो इस फाइल के अंदर लगाए जाएंगे। उससे आपका क्या होगा? टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी चीजें क्या होनी चाहिए? सही तरीके से अरेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कौन सा? व्यवस्था का सिद्धांत। हर एक वस्तु व व्यक्ति का क्या होना चाहिए? निश्चित स्थान होना चाहिए। फिर अगला होता है क्या? सिंपल सा समता का सिद्धांत। लिखो 11वां, समता का सिद्धांत। हिंदी में इसको बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। हिंदी में बोलते हैं समता का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बहुत इजी सा, सिंपल सा। लिखो सबके साथ समान व्यवहार, सबके साथ समान व्यवहार, बिहेव इक्वली विद एवरीवन, बिहेव इक्वली विद एवरीवन। सबके साथ क्या रखो? एक जैसा व्यवहार रखो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, मेल फीमेल हो, लोअर लेवल पे हो या हायर लेवल पे हो, चाहे वो पियोन हो, कर्मचारी हो या फिर मैनेजर हो, कोई भी हो, सबके साथ कैसा बिहेव करना है? एक जैसा बिहेव करना चाहिए। समता का सिद्धांत होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्लियर हो रहे हैं? फिर लिखो नेक्स्ट, कर्मचारियों के स्थायित्व का सिद्धांत। कर्मचारियों के स्थायित्व का सिद्धांत, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों के स्थायित्व का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सिंपल सा, कर्मचारी, लिखो ये क्या कहता है? कर्मचारी संस्था में बने रहने चाहिए, कर्मचारी संस्था में बने रहने चाहिए, उनका शीघ्र स्थानांतरण, उनका शीघ्र स्थानांतरण
या निष्कासन, निष्कासन श ऐसा थोड़ी आएगा, षटकोण वाला आएगा है ना, उनका शीघ्र स्थानांतरण व निष्कासन, निष्कासन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनका शीघ्र स्थानांतरण व निष्कासन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिखो एम्प्लॉय शुड, एम्प्लॉय शुड स्टेबल इन ऑर्गेनाइजेशन, नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन, नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, या उनका क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में क्या होने चाहिए, हमेशा टिके हुए रहने चाहिए। समझ में आया? इसको अपन क्या बोलते हैं, कर्मचारियों के स्थायित्व का सिद्धांत। अब सोचो, अगर कर्मचारी आपकी जल्दी नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, एक आदमी आया, उसने 6 महीने 8 महीने साल भर काम किया, चला गया, फिर नया आया, फिर उसने 6 महीने 8 महीने साल भर काम किया और चला गया, तो आपकी संस्था आगे कैसे बढ़ेगी? हर नए आदमी को सिखाओ, हर आदमी को ट्रेन करो, तो वो तो कभी चलेंगे ही नहीं अपन आगे। तो कर्मचारी में क्या होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, कर्मचारी संस्था में बने रहने चाहिए, उनका शीघ्र स्थानांतरण व निष्कासन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है 13, कौन सा, पहल क्षमता का सिद्धांत। लिखो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिवनेस, पहल क्षमता का सिद्धांत। पहल क्षमता का सिद्धांत लिखा, पहल क्षमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिवनेस। ये क्या कहता है, सिंपल सा, एवरीवन शुड रेडी टू टेक वर्क, हर आदमी हमेशा काम को करने के लिए क्या होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। काम करने के लिए तैयार रहना मतलब मैनेजर पूछेगा कि ये काम कौन करेगा, तो वो क्या बोलेगा, मैं करूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आगे बढ़ के काम होगा, टाइम पे हो जाएगा। तो पहल क्षमता का क्या सिद्धांत क्या कहता है, प्रत्येक कर्मचारी, लिखो प्रत्येक कर्मचारी कार्य को करने के लिए, कार्य को करने के लिए सदैव तत्पर होने चाहिए, सदैव तत्पर होने चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी कार्य को करने के लिए सदैव तत्पर रहने चाहिए, हमेशा तैयार होने चाहिए। एवरीवन शुड ऑलवेज रेडी, everyone should always ready to take work, सभी कर्मचारी कार्य को करने के लिए सदैव क्या रहने चाहिए, तत्पर रहने चाहिए। everyone should always ready to take work। ठीक है, सिंपल सा सिद्धांत कहता है ये। लास्ट लिखो, सहयोग की भावना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी या एस्पिरिट डे कॉर्प्स, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी और एस्पिरिट डे कॉर्प्स। सहयोग की भावना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी और एस्पिरिट डे कॉर्प्स। सिंपल सा क्या कहता है ये, लिखो एकता में ही बल है, एकता में ही बल है, ऑलवेज यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। और लिखो, मैं को हम में बदले, मैं को हम में बदले, क्या करना है, कन्वर्ट
I इंटू वी। ये नहीं सोचना है कि ये काम मैं करूंगा, क्या सोचना है, हम करेंगे मिलके, सहयोग की भावना का सिद्धांत होना है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन या स्पिरिट दे कॉर्प्स क्या कहता है, ये एकता में बल है, मैं को हम में क्या करना है, अपन को बदलना है। यूनियन इज स्ट्रेंथ होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर हुआ? तो ये क्या है, सिंपल से 14 सिद्धांत हैं। क्यों सिंपल नहीं है? सिंपल ही तो है, पॉइंट ज्यादा है, बाकी है तो इजी है। देखिए एक बार वापस, ठीक है, याद रखना, फिर क्वेश्चन बताता हूं कैसा आएगा। कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या कह रहा है, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना है, किसके हिसाब से, विशेषता के हिसाब से। जो पर्सन जिस काम में परफेक्ट हो उसको वो काम हमको देना चाहिए। अधिकार एवं उत्तरदायित्व क्या कह रहा है, साथ साथ चलने चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को उत्तरदायित्व देते हो तो उसके साथ साथ क्या करो, उसको अधिकार भी आपको देने चाहिए। अनुशासन का सिद्धांत क्या कहता है, अनुशासन की पालना होनी चाहिए, नियमों को हमेशा क्या करो, फॉलो करो। अगर कोई नियम नहीं फॉलो करता है तो उसको सजा दो, उसके लिए दंड के प्रावधान रखो। आदेश की एकता मतलब एक ही होना चाहिए, कौन, बॉस होना चाहिए, एक ही आपका अधिकारी होना चाहिए जो आपको आदेश या निर्देश देगा। एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देंगे तो एम्प्लॉय कंफ्यूज होते हैं। निर्देश की एकता क्या कह रहा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सब एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करें, कार्य करें। एवरी वन शुड मूव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सेम ऑब्जेक्टिव। और सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का क्या करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। पहले सोचना है किसके बारे में, संस्था का उद्देश्य हमेशा क्या होना चाहिए, प्राथमिक, और निजी उद्देश्य क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। पहले सोचो ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के बारे में, बाद में खुद के। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक हमेशा होना चाहिए क्या, पर्याप्त, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम। ज्यादा होगा तो संस्था का नुकसान, कम होगा तो किसका नुकसान, कर्मचारी असंतुष्ट होकर कार्य करेगा। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण दोनों ही क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। संस्था में सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। केंद्रीकरण मतलब होता है अधिकारों को एक ही व्यक्ति के पास रखना, और विकेंद्रीय मतलब होता है क्या, बांटना। तो जो अधिकार केंद्रीकृत रखने जरूरी है उनको केंद्रीकरण करो, जिनको बांटना जरूरी है उनका क्या करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, उनको बांट दो। ठीक है, फिर सोपान श्रृंखला का सिद्धांत क्या कहता है, अधिकारों की एक श्रृंखला होनी जरूरी है। अधिकारों की श्रृंखला का पालन करना भी क्या होना चाहिए, जरूरी है। और अगर कुछ विशेष परिस्थितियां आ जाती है तो आप क्या करोगे, इस अधिकारों की श्रृंखला को हटा भी सकते हो, जिसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोला जाता है। व्यवस्था का सिद्धांत क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति व वस्तु का निश्चित स्थान होना चाहिए, हर एक की जगह फिक्स होनी चाहिए, हर एक पर्सन की जगह क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, समता का सिद्धांत क्या कह रहा है, सबके साथ एक जैसा आपको क्या करना है, व्यवहार करना है, चाहे कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, चाहे कर्मचारी हो या मैनेजर हो, प्रबंधक हो, सबके साथ एक जैसा आपको क्या करना है, व्यवहार करना चाहिए। फिर कर्मचारियों के स्थायित्व का सिद्धांत क्या कह रहा है, कर्मचारी संस्था में बने रहने चाहिए, एम्प्लॉय शुड बी स्टेबल इन ऑर्गेनाइजेशन। पहल क्षमता का सिद्धांत क्या कह रहा है, हर एक जना कार्य को करने के लिए तत्पर होना चाहिए, एवरीवन शुड रेडी टू टेक वर्क, कि हाँ मैं बोलूंगा, मैं तैयार हूं, कोई भी काम हो कि हाँ मैं करूंगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन में सब जने एक्टिव रहेंगे थोड़े। और सहयोग की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करो, यूं नहीं एक बार मैंने अपना काम कर लिया फ्री, मैं की जगह किसको बदलो, हम में लेके आओ। एकता में ही क्या होता है, बल होता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन इनके ऊपर कैसे आते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन या तो यूं आते हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, देखो एक तो हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत हैं, इसके कितने सिद्धांत है, 4 सिद्धांत है और 9 तकनीक है। इनमें पूछते हैं निम्न में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फेयोल से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सा हेनरी फेयोल से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें 3 नाम हेनरी फेयोल के होंगे और 1 नाम इनमें से किसी सिद्धांत का या तकनीक का दे देंगे। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन इस तरीके के एग्जाम में आते हैं, तो आपको 14 की 14 सिद्धांत आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। सेकेंड जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, वो इसके ऊपर आएंगे। जैसे हेनरी फेयोल का अपन परिचय है, वैसा कि वैसा अपन एफ.डब्ल्यू. टेलर का भी क्या करेंगे, पूरा परिचय लिखेंगे, कौन कौन सी किताबें लिखी, कब जन्म हुआ, क्या पढ़ाई करी, कौन थे, सारी चीजें समझेंगे। तो इनके ऊपर एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज के आ सकते हैं। ठीक है, तीसरे जो क्वेश्चन आते हैं वो एक एक पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, आपको पूछेंगे किस सिद्धांत के अनुसार
कर्मचारियों को विशेषज्ञता के अनुसार नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, किस सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत कर्मचारियों की विशेषता पर बल देता है। ठीक है, आया समझ में, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। विच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मोरली एम्फेसाइज ऑन स्पेशलाइजेशन। ठीक है, कौन सा सिद्धांत जो है वो किसके ऊपर बल देता है, विशेषता या विशेषज्ञता पर बल देता है। तो वो पढ़ के पता चल जाना चाहिए कि कौन सा सिद्धांत देता है, कार्य विभाजन का सिद्धांत देता है, ये चीज है। ठीक है, अधिकार एवं उत्तरदायित्व सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। आया समझ में, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये हमेशा क्या होने चाहिए, अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलने चाहिए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इधर देखना, ऑथोरिटी ग्रेटर देन रेस्पॉन्सिबिलिटी। आ रहा है समझ में, ऑथोरिटी लेस देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी इक्वल्स टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आया समझ में, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते, तो आपको पता होना चाहिए दोनों क्या होने चाहिए, साथ साथ होने चाहिए। अगर आप अधिकार दे रहे हो तो अधिकारों के साथ क्या कर रहे हो, जिम्मेदारी दे रहे हो तो अधिकार भी दो। ज्यादा दोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, कम दोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, नन ऑफ दीज तो होता ही नहीं, साथ साथ चलने चाहिए। तो ऐसे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन सा सिद्धांत नियमों को मानने पर जोर देता है संस्था का। ठीक है, कौन सा सिद्धांत कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कर्मचारियों व वस्तुओं का स्थान निश्चित होना चाहिए। बताओ कौन सा, कर्मचारियों व वस्तुओं का जो स्थान है वो निश्चित होना चाहिए। कौन सा, भूल गए, बस वो ऐसे क्या करने पड़ेंगे, याद आपको करने पड़ेंगे। कौन सा होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था का सिद्धांत। हाँ, व्यवस्था का सिद्धांत कहता है कि जगह क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ये सब दिखने में अपन को इजी लगते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, जब एमसीक्यूज आते हैं और जब अपन बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे ना अपने सिलेबस में, तब आपको क्या होगा, धीरे धीरे चीजें कंफ्यूज करनी शुरू करेगी। जब अपन एक टॉपिक, दो टॉपिक अगर पढ़े हैं तो वो चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में अंतर कौन सा कथन बताता है। अगर इनको और क्या करना है, मुश्किल बनाना है पेपर को, तो वो ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं। विच स्टेटमेंट क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता में क्या कह रहा है, एक बॉस होना चाहिए, और ये कह रहा है एक उद्देश्य होना चाहिए। दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, और सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत, बस ऐसे ही क्वेश्चन इनके ऊपर क्या करते हैं, पूछते हैं। एक एक चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संस्था में निम्न में से, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, प्रबंध के सिद्धांतों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, प्रबंध के सिद्धांतों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, विच प्रिंसिपल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, संस्था में सिर्फ केंद्रीकरण आवश्यक है, गलत है। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण क्या है, दोनों आवश्यक है। केंद्रीकरण का अर्थ होता है अधिकारों को बांट देना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरनल की, केंद्रीकरण मतलब बांटना नहीं होता, केंद्रीकरण तो मतलब होता अधिकार एक ही व्यक्ति के पास होने चाहिए। तो ऐसे क्या होते हैं, घुमा फिरा के इन टॉपिक्स के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्या हुई होगी, समझ में अच्छे से आई होगी। इनको आपको क्या करना है, याद करना है अच्छे से। ठीक है, तो आज अपन ने किसके बारे में समझा, हेनरी फेयोल। कल अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, एफडब्ल्यू टेलर के बारे में अपन चीजों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जो भी मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी देखना, इसी तरीके से हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं। अभी हमने सेकंड टॉपिक ही स्टार्ट किया है, अपना एग्जाम है जून में, तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ साथ पूरा कोर्स अपन कंप्लीट करेंगे। मैं आपको सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं, ये लाइव क्लास के ही है, मैं कोई अलग से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं। तो आप लाइव मेरे साथ जुड़ेंगे, 3 से 4:30 में रेगुलर क्लास लूंगा आपके एग्जाम तक। उसमें अपन क्या करेंगे, जो कोर्स है अपना इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप श्रीजी स्टडी सेंटर उदयपुर में आके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप हमारा श्रीजी स्टडी सेंटर का ऐप डाउनलोड करो और ऐप में आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ओके, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट।